आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी यूटिलिटी एंड टाइम सीरीज़ के टॉपिक को कि टाइम सीरीज़ क्या होती है, उसको किस तरह बनाया जाता है। जब आप टाइम सीरीज़ को बनाते हैं तो वहाँ पर किन प्राइमरी एडजस्टमेंट का यूज़ करना होता है आपको, या कौन से मेथड होते हैं जिनके थ्रू कि आप टाइम सीरीज़ का जो ट्रेंड है उसको मेज़र करते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका टाइम सीरीज़ होता क्या है। सो अगर टाइम सीरीज़ की बेसिकली हम बात करें, अ टाइम सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ स्टैटिकल डाटा। टाइम सीरीज़ क्या है? एक स्टैटिकल डाटा है विच आर कलेक्टेड रिकॉर्डेड ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, आप स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? उसके सक्सेसिव इंक्रीमेंट के हिसाब से। दूसरा देख सकते हैं, व्हेन क्वांटिटेटिव डाटा आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस द रिजल्टिंग स्टैटिकल सीरीज इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। तो इसका आप इसका समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई डाटा कलेक्ट करा, 2015 का कोई डाटा कलेक्ट करा, वहीं पर आपने 2012 का कोई डाटा कलेक्ट करा, 2016 का, 2002 का। तो अब क्या करेंगे, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड किस तरह करोगे? उनकी अकरेंस के हिसाब से। हम सबसे पहले इस डाटा को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि सबसे पहले ये आया था हमारे पास 2002। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 2012 का जो डाटा था फिर ये आया टाइम के हिसाब से। इसके बाद हमारा 2015 आता है और फिर हमारा लास्ट में 2016 आता है। मतलब जब हम डाटा को कलेक्ट करें, रिकॉर्ड करें और उसकी अकरेंस के हिसाब से उसको हम एक सीक्वेंस में सेट कर दें, तो वही कहलाता है आपका टाइम सीरीज़। आई होप आपको टाइम सीरीज़ का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, कि हम टाइम सीरीज़ को एनालाइज करते क्यों हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी। कि जो पास्ट का बिहेवियर होता है किसी भी कंज्यूमर का, मार्केट का, उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि मार्केट में प्राइस, डिमांड, ये हमारे पास दो वेरिएबल थे और डाटा था 2001 का, आपका 2002 का, 2004 का, 2005 का। 2001 में प्राइस आप कह सकते हैं 10 रहा हो, 2012 में प्राइस आपका 12 रहा हो, इसमें आपका 16 और इसमें आपका 20। अब डिमांड देख लेते हैं, यहाँ पर इनकी जो डिमांड रही हो 10 यूनिट रही हो, यहाँ पर इनकी डिमांड कह सकते हैं 13 यूनिट हो गई हो, यहाँ इनकी 17 यूनिट और यहाँ इनकी 24 यूनिट। तो पास्ट डाटा से क्या पता लग रहा है कि जिस तरह आपका प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखिए यहाँ पर अगर 4 इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हुआ है? 4 इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी सिर्फ 4 इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर कितना, ये 7 इंक्रीज़ हुआ है। मतलब हम पास्ट के बिहेवियर को देखकर पता लगा पा रहे हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो मतलब एक पास्ट बिहेवियर को चेक करने के लिए, समझने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस का। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स इन द फोरकास्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ द चेंजेस। अब जब हमारे पास उनके पास्ट के बिहेवियर का आइडिया आ चुका है कि पास्ट में इस तरह से बिहेव करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर का भी डाटा उससे एक तरह से फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि जिस तरह वो पास्ट में बिहेव कर रहे थे उसी तरह वो फ्यूचर में भी बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें फ्यूचर में जो काम करना है वो हमें किस तरह काम करना है। मतलब जब हमारे पास एक पास्ट का, उनके पास पास्ट का बिहेवियर होता है, तो उस बिहेवियर को बेस मानकर हम अपने फ्यूचर के प्लान डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स नोइंग करंट एक्म्प्लिशमेंट। इनसे हम देख सकते हैं कि करंट में हमारी क्या सिचुएशन है, करंट में हमारी क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर, चाहे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर, सेल्स के अंदर या हमारी सक्सेस रेट के अंदर, क्योंकि हम पास्ट के डाटा को और अपने प्रेजेंट के डाटा को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ हेल्पफुल टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइम सीरीज एंड डिफरेंट कंक्लूजन्स। तो इसकी हेल्प से आप अलग अलग टाइम सीरीज के बीच में कंपैरिजन भी इसलिए कर सकते हैं। हो सकता है आपका कंपैरिजन जो आपने डाटा कलेक्ट किया था 2000 का रहा हो, 2004 का रहा हो, 2006 का रहा हो, 2009 का रहा हो, मतलब ऐसे n नंबर्स ऑफ ईयर के आपके पास डाटा हैं। तो जब आपके पास एक टाइम सीरीज है तो आप चेक करेंगे कि सीरीज़ का फॉर्मेट क्या है, वो दोनों एक दूसरे से किस बेटर वे में
कनेक्ट हैं, किस तरह नहीं है, कौन बेटर है कौन नहीं है, मतलब उनके बीच में कंप्लीट कंपैरिजन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये इसकी कुछ यूटिलिटी थी। अब नेक्स्ट आता है आपका कि कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, मतलब वो फैक्टर्स, वो कंपोनेंट जो आपकी टाइम सीरीज को इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग बात करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके दो क्लॉज होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कॉजेज, दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म कॉजेज। मतलब वो फैक्टर्स जो लॉन्ग टर्म आपकी टाइम सीरीज के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ दें। लाइक कि अगर आपकी कह सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है तो वो लाइफ टाइम आपका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बेटर होएगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप बात यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कह सकते हैं आपका जो कॉटन हुआ करता उसको हाथों के थ्रू बनाया जाया करता, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास मशीन्स है। तो मशीन ने क्या हुआ, जब मशीन आई तो उसने हमारा प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, हमारी कह सकते हैं जो कॉस्ट को कम कर दिया। और अभी कैसा हमारे पास चेंज आएगा, ये परमानेंट चेंज हो चुका है उस टेक्नोलॉजी के अंदर, उस प्रोडक्शन के अंदर, उस टाइम सीरीज़ के अंदर। तो जब मतलब हमारे किसी डाटा को कोई ऐसा फैक्टर चेंज कर दे जो लॉन्ग टर्म के लिए हो और जो परमानेंट हो, तो उससे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज। तो कई बार कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, हमारे कह सकते हैं रिजल्ट को सिर्फ कुछ टाइम के लिए इफेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम कॉजेज। अब शॉर्ट टाइम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है इर्रेगुलर। अगर हम इर्रेगुलर की बात करें, कई बार जैसे आपकी इस टाइम हम बात करें कि अगर किसी कंट्रीज़ के आपस में कोई वॉर आ जाती है, किसी कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट में अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टाइम सीरीज़ है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अगर कहीं पर वॉर होने लगेगी तो वहाँ पर से एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कहीं पर अर्थक्वेक आ जाएगा तो वहाँ पर उनका प्रोडक्शन एकदम से घट जाएगा, फ्लड आ जाएगी तो प्रोडक्शन घट जाएगा, कह सकते हैं वहाँ पर उसकी जो यूटिलिटी थी वो ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर कह सकते हैं उसकी जो डिमांड थी, जो इन्फ्लेशन रेट था वो एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। जैसे ही कंडीशन उनके कंट्रोल में आएगी वो फिर से प्रोडक्ट पहले की तरह हो जाएगा। तो ये होता है आपका इरेगुलर। अब नेक्स्ट रेगुलर को आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका साइक्लिकल, दूसरा है सीजनल। तो साइक्लिकल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो हमारे साइक्लिकल बेसिस पर आते हैं। कई बार जैसे आपकी मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो रिसेशन पे होती है, कई बार वो पीक पे होती है, कई बार बूम पे होती है, कई बार डिप्रेशन में होती है। तो ये एक कह सकते हैं आप हरदम लाइफ टाइम के लिए फिक्स नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए होती है। अगर आपकी इकोनॉमी एकदम अभी रिसेशन में चल रही है तो लाइफ टाइम रिसेशन में नहीं रहेगी, डिप्रेशन में तो एकदम डिप्रेशन में भी नहीं रहेगी, कभी ना कभी उसका बूम आएगा उसके अंदर। तो जब हमारी कह सकते हैं जो साइक्लिकल फैक्टर्स होते हैं ये हमारी टाइम सीरीज़ को एक शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करते हैं। अब इसके साथ आपका कह सकते हैं जो सीजनल होता है, सीजनल लाइक कि आपका विंटर है, समर है, रेनी डेज है। अब अगर आप रेफ्रिजरेटर्स का कह सकते हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप एयर कंडीशनर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो विंटर जब आएगा तो आपकी कहीं ना कहीं वो टाइम सीरीज़ को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी। और जैसे ही विंटर आएंगी आपकी समर आएंगी, आपकी डिमांड फिर से पीक पर हो जाएगी। अगर आप समर की बात करें, आप कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, तो जैसे ही विंटर आएगी आपकी डिमांड घट जाएगी, और जैसे ही समर आएगी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपका रूम हीटर है, गर्मी जैसे आएंगी उनकी डिमांड घट जाएगी, और जैसे ही विंटर्स आएंगे उनकी डिमांड फिर से अप हो जाएंगी। तो मतलब ये कुछ ऐसे कॉज होते हैं जो कि आपकी टाइम सीरीज़ को बनाते हैं। तो बेसिकली आपके दो तरीके के कॉज होते हैं, पहला होता है लॉन्ग टर्म कॉजेज जिससे कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कॉजेज। अब शॉर्ट टर्म को फर्दर आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। अब इरेगुलर मतलब जो कभी कदार हो, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में हम एक एस्टिमेट नहीं लगा सकते, वो कभी भी हो सकता है, एक तरह से नेचुरल डिजास्टर्स या इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो सब इसमें आती है। इरेगुलर को हम शो करते हैं आई से। अब रेगुलर को फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज साइक्लिकल, अनदर वन इज सीजनल। तो साइक्लिकल के अंदर हम बात करते हैं कि एक साइकिल चलती रहती है। जैसे आपकी साइकिल है तो पहले एक बार रिसेशन आएगा तो फिर वो बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर बूम आएगा, मतलब एक साइकिल को कंटिन्यू फॉलो करते रहते हैं। और दूसरा होता है सीजनल। तो साइक्लिकल को हम सी की हेल्प से शो करते हैं और रिसेशन को हम एस की हेल्प से शो करते हैं। तो ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। आपको इन सभी के कह सकते हैं जो आपके जो सिंबल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए कि किसको हम क्या सिंबल देते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, कि टाइम सीरीज को किस तरह बनाया जाता है। अब हम बनाने की बात करेंगे। हमारे पास दो मेथड होते हैं टाइम सीरीज को बनाने के, उसको डिकम्पोज करने के। पहला मेथड होता है हमारे पास एडिटिव मॉडल, दूसरा होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडल।
तो आपका जो एडिटिव मॉडल होता है इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलर मेथड नहीं है। तो टी क्या मैंने आपको बताया था आपका लॉन्ग टर्म, एस आपका सीजनल था, सी आपका साइक्लिकल था, और आई आपका कह सकते हैं जो इरेगुलर फैक्टर्स थे। मतलब इन चारों फैक्टर्स में से जितने फैक्टर दिए रहे उनको ऐड कर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपका काफ़ी कह सकते हैं पॉपुलर मेथड है और मैक्सिमम इसी को यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे टाइम सीरीज़ को डिकम्पोजिशन के लिए। तो इसमें क्या होता है y इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई आई है। तो एडिशन में इन सबको हम ऐड कर देते थे और मल्टीप्लिकेशन में इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना होता है इसके अंदर एक्सेप्ट टी को छोड़कर जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी किस में होती हैं आपकी परसेंटेज के अंदर सारी वैल्यू दी होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस टाइम सीरीज़ को डिकम्पोजिशन करते टाइम। तो ये कुछ आपके पास एक फॉर्मेट है कि किस तरह इस टाइम सीरीज़ को डिकम्पोज किया जाता है, किस तरह इसको बनाया जाता है। तो जैसे कि आपके पास क्या क्या गिवन है, अब आपके पास टी गिवन रहता है, आपके पास एस गिवन है, आपके पास सी गिवन है। और हमने क्वेश्चन में क्या बात करी थी, अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ की तो टी मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई आई। अब आप खुद देखिए या तो आपके पास लॉन्ग टर्म कॉजेस होंगे या आपके पास शॉर्ट टर्म कॉजेस होंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास टी दे रखे हैं मतलब लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो इरेगुलर फैक्टर्स थे उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि हो सकता है या तो रेगुलर फैक्टर्स आ जाएंगे आपके या इरेगुलर फैक्टर, दोनों फैक्टर एक साथ तो हमारे ट्रेंड के अंदर शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे फैक्टर्स आ गए थे, जिसमें आपको कह सकते हैं एक हाइपोथेटिकल टाइम सीरीज़ का यूज़ करते हैं हम बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए। आपका यहाँ पर जो कह सकते हो जो ट्रेंड होता है हमारी जो कह सकते हैं टाइम सीरीज़ होती है उसे हम y से डिनोट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं t मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई आई। जब आपका y क्या होता है तो आपकी जो ये वैल्यू है o की वैल्यू, ये कहीं ना कहीं आपकी y की वैल्यू होती है, मतलब एक सीरीज़ होती है जो ट्रेंड को शो करती है हमारे। अब आप देखोगे अगर जैसे हमने बात करी थी कि 79, अगर हम इस क्वार्टर का कह सकते हैं जो क्वार्टर सेकंड क्वार्टर है इसको हमें कैलकुलेट करना हो, हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 85 मल्टीप्लाई एस क्या था हमारा 80 मैंने क्या बताया था कि एस हरदम परसेंटेज में होता है तो नीचे हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे डिवाइड इसके बाद सी क्या है हमारा 85, सी हमारा है 85, इसको भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इस वैल्यू को एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी कह सकते हैं 58 के नियर बाई होएगी। हो सकता है 58.4 हो या हो सकता है 57.6 के आर पार हो, मतलब जब हम इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से यही वैल्यू आपको मिलेगी हरदम से। इसका आप किसी फैक्टर को देख सकते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है 130, तो 130 यहाँ पर है आपका। तो अगर आपसे कह दे कि सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे 100 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100। जब आप इस कंप्लीट कैलकुलेशन को करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। आपको कह सकते हैं कि थर्ड ईयर का थर्ड क्वार्टर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे आप 130 मल्टीप्लाई बाय 93 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाई 100। और अगर एग्ज़ाम में आपसे ये बनाने के लिए आएगी तो एग्ज़ाम में जो ये सीरीज़ का पार्ट है ये आपको गिवन नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड को मल्टीप्लाई करेंगे हम s के साथ और s को मल्टीप्लाई कर देंगे c के साथ या i के साथ। जैसे हम इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो भी कह सकते हैं जो सीरीज़ होती है ये हमारे पास गिवन सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये तरीका होता है आपका एक तरह से टाइम सीरीज़ को क्रिएट करने का। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी एडजस्टमेंट, जब आप टाइम सीरीज़ को बनाते हैं तो उसके टाइम किन किन एडजस्टमेंट को आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर वेरिएशंस की। अब आपने देखा होगा कि किसी साल तो फेब के अंदर 28 डेज़ होते हैं और किसी मंथ में हमारे 31 डेज़ होते हैं। तो आप खुद सोचिए, अब आपके बाद हम बात करिए प्रोडक्शन की। तो 28 डेज़ में जो प्रोडक्शन है कंपैरिजन टू जिस मंथ में 31 डेज़ है उससे कम होगा
क्लियर कट बात है ये कि जब आपके दिन कम है तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी आपका कम होएगा, और किसी मंथ में अगर डेज ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी आपका ज़्यादा होगा। तो जब भी हम कह सकते हैं टाइम सीरीज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वहाँ पर कैलेंडर डेज कितने हैं, कितने दिन काम हुआ है, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है या नहीं है। अगर किसी के अंदर 28 डेज़ काम हुआ है और हमें उसको 31 डेज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो या तो 31 डेज़ को हम 28 में कन्वर्ट कर देंगे या 28 को 31 में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा होता है प्राइस चेंज। अब हमें देखना होगा कि उसका जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम ईयर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की 5 रुपीज़ प्राइस है, उसका हम कंपैरिजन करें हर ईयर में कि 2010 में उसकी क्या क्वांटिटी थी डिमांड, 2011 में क्या डिमांड हुई, 2012 में क्या डिमांड हुई, 2013, 2014 में क्या डिमांड हुई। तो हम देख रहे हैं कि टाइम सीरीज़ को कलेक्शन कर रहे हैं कि डिमांड किस हिसाब से बढ़ रही है या डिमांड कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि क्या उस प्रोडक्ट का कोई प्राइस चेंज हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज होगा कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा हमारी डिमांड के ऊपर, हमारे प्रोडक्शन के ऊपर, हमारी हर चीज़ के ऊपर। तो हमें प्रोडक्ट की प्राइस को भी कंसीडर करना होता है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ टाइम सीरीज डाटा। अब थर्ड आपका पॉपुलेशन चेंजेस। तो इसमें हम बात करते हैं कि जब हम टाइम सीरीज़ को बनाते हैं, उसके डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें पॉपुलेशन चेंज को भी ध्यान रखना होता है। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन ग्रो कॉन्स्टेंटली, आपकी कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी पॉपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को पर मिलेगा आपको। तो इसीलिए हम बात करें, जब हम टाइम सीरीज डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ बात करते हैं पर कैपिटा इनकम या पर पर्सन इनकम। हम पर पर्सन की बात करते हैं, पर कैपिटा की बात करते हैं, पर कैपिटा वैल्यूज़ की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट डाटा चाहिए हर पर्सन के बारे में। अब हो सकता है यहाँ पर आपने 2010 का आपके पास कोई डाटा था, वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन थी 100%। अब 2012 में आपने वो डाटा कैलकुलेट किया तो वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी हो गई 150, और जब 2018 में आपने डाटा कलेक्ट किया तो वहाँ पर हो गई आपकी पॉपुलेशन 300। तो जब पॉपुलेशन डिफरेंट हो गई तो कहीं ना कहीं वहाँ डाटा तो अपना आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, पर पर्सन के हिसाब से, पर पर्सन इनकम पर पर्सन, एक्सपेंस पर पर्सन, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ या एनालिसिस ऑफ अ टाइम सीरीज डाटा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, कि अब हमारे पास जो भी टाइम सीरीज है वो किस तरह के ट्रेंड को शो कर रही है। अब हमारे पास दो मेथड होते हैं टाइम सीरीज़ की जो ट्रेंड होती है उसको मेज़र करने के। एक तो होता है आपका फ्री हैंड, दूसरा होता है लीस्ट स्क्वायर। तो इन दोनों मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे अगर बात करें हम कि आपका जो फ्री हैंड मेथड होता है, कौन सा मेथड, फ्री हैंड मेथड। तो क्वेश्चन में आपको ये वाला पोर्शन गिवन दिया रहेगा और इस पोर्शन की हेल्प से आपको क्या डेवलप करनी रहा करेगी, अपनी ट्रेंड बाय द यूजिंग ऑफ फ्री हैंड मेथड, जिसमें आपको कह सकते हैं आपको x की वैल्यू, आपको y की वैल्यू गिवन रहती है और उसी डाटा का यूज़ कर आप एक कह सकते हैं फ्री हैंड की हेल्प से एक ट्रेंड को डेवलप करते हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी मेथड है आपके टाइम सीरीज ट्रेंड को शो करने का, और कह सकते हैं इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि हो सकता है अगर मैं एक रफली फ्री हैंड लाइन खींचूँ और वही लाइन अगर आप खींचें वहाँ पर, तो हम दोनों की फ्री हैंड लाइन में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस ज़रूर होएगा। क्योंकि एक पर्सन भी अगर दोबारा उसी जगह पे आप लाइन खींचोगे तो आप कभी एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर लाइन नहीं खींच पाओगे फ्री हैंड। तो कहीं ना कहीं हम जितनी बार उस लाइन को खींचते हैं हर बार हम चेंज होते रहते हैं। तो जैसे पॉपुलर मेथड नहीं है, लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए कि किस तरह आप यूज़ करते हैं फ्री हैंड मेथड का आपके टाइम सीरीज के ट्रेंड को शो करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास ईयर्स थे और हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन थे। तो इन दोनों चीज़ों को हम अपने अलग अलग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। तो अगर हम वाई की बात कर रहे हैं तो वाई में हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, और अगर हम एक्स के अंदर बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ईयर्स की। तो अगर 1994 के अंदर हम देखें कि हमारा प्रोडक्शन कितना था, हमारा प्रोडक्शन 35 था, तो यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगर हम 1995 के अंदर हमारे प्रोडक्शन की बात करें तो 55 है, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। तीसरा 1996 के अंदर आपका 40 प्रोडक्शन है, तो आपका ये पॉइंट हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, 1997 था आपका, कह सकते हैं यहाँ पर 1997 आपका 85, 1998 के अंदर आपका 135, 199 के अंदर आपका 110। तो इसी तरह हम
उनकी प्लॉटिंग कर देते हैं, जो भी हमारे पास एक्स और वाई वैल्यूज़ गिवन दी रहती है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। अब ये तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं ग्राफ बन गया उन डाटा को मिलाकर। अब इसके बीच में हम देखते हैं कि किस तरह एक फ्री हैंड लाइन को खींचा जा सकता है। मैं देखूंगा यहाँ से, मतलब मेरा ग्राफ यहाँ कहीं से बन रहा है और इस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं फ्री हैंड बिना किसी स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब एक ये लाइन है, ये भी सही है, ये लाइन मैंने करी, ये भी सही है, क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्रॉ करा इसे। तो हर बार मैं एक ही एग्जैक्ट लाइन के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, हो सकता है मेरी लाइन अप डाउन हो सकती है। तीसरी लाइन में अभी यहाँ पर एक और लाइन खींच दूँ, कह सकते हैं यहाँ से आपकी ये लाइन, तो ये लाइन में मेरा सही सॉल्यूशन होएगा। मतलब उस ट्रेंड को शो करने के लिए उस ग्राफ के बीच में मैं फ्री हैंड का यूज़ कर कर एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, जिसे कि हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो इसके दो चीज़ होते हैं इस लाइन के अंदर, एक होती है आपकी ट्रेंड लाइन जो कि आप फ्री हैंड से करते हैं, और एक ओरिजिनल लाइन होती है ओरिजिनल डाटा की लाइन। अब इसके बाद दूसरा मेथड आता है आपका किस ट्रेंड को शो करने का, किसे हम क्या कहते हैं, या तो हम इसे लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे, लीस्ट स्क्वायर मेथड, या इसे हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला पार्ट गिवन दिया रहेगा, आपके ईयर्स और आपकी सेल्स, मतलब आपके एक्स और वाई आपको गिवन दे के रखते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है आप देख लीजिए। द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ फर्टिलाइजर फर्म प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर वांट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स ट्रेंड फॉर द ईयर 2006 एंड 2008 बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इट्स पास्ट सेल्स पैटर्न। द सेल्स ऑफ द फर्म फॉर इट्स 7 ईयर्स फॉर दिस पर्पज आर गिवन। तो कह रहे हैं कि किसी फर्म्स की लास्ट 7 ईयर्स की सेल्स दे रखी है हमें, और उस सेल्स के हिसाब से, उस डाटा के हिसाब से वो कह सकते हैं 2006 और 2008 के डाटा को वो फोरकास्ट करना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि उस टाइम पे उनकी सेल्स कितनी होंगी। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस तरह उस ट्रेंड को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये वाली जो वैल्यू होती हैं, ये सारी वैल्यू गिवन दी होती हैं। इसके बाद आपको एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और ए प्लस में बी एक्स की फॉर्म में डिजिट को बनाना होता है। तो सबसे पहले हम एक्स कैसे लेके आते हैं, तो आप देखिए कितनी वैल्यू है आपके सामने, जितनी वैल्यू है उसकी मिड टर्म को आप चूज़ कर लीजिए। इसके सामने आप 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप जाएंगे ऊपर, वहाँ पर माइनस की वैल्यू को बढ़ाते जाइए, और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ प्लस की वैल्यूज़ को पुट करते जाइए। इस तरह आप एक्स को बनाते हैं। फिर आता है आपका एक्स स्क्वायर। अब हमने जो वैल्यू एक्स की कैलकुलेट करी थी, एग्जैक्ट उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो उसी के साथ, तो वो आपकी वैल्यू कहलाती है एक्स स्क्वायर। लाइक -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद करते हैं हम एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो एक्स हमारे पास क्या था, ये था, और वाई हमारे पास क्या था, ये था। ये वैल्यू आपकी वाई की थी। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर शो कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं कि इन सभी को आपको कैलकुलेट करना होता है टोटल। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने थे, 7। टोटल वाई का सम कितना हुआ, 609। टोटल एक्स आपका हरदम 0 ही रहेगा ऑलमोस्ट। आपका वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, आपका ई एक्स स्क्वायर 28 हो गया। आपका सिग्मा एक्स वाई आपका 117 हो गया। अब आपको जब आप यहाँ पर x चूज़ करते हैं तो मैक्सिमम आपको मिड वैल्यू क्यों रखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो x की रिक्वायरमेंट होती है, हम चाहते हैं जो सिग्मा x हो वो हरदम 0 आए। तो 0 तभी आएगा जब उसकी मिड वैल्यू को आप 0 रखेंगे और ऊपर की तरफ आप माइनस में जाओगे, नीचे की तरफ आप प्लस में आओगे। तो कहीं क्या होता है इफेक्ट, -1 से +1 खत्म हो जाता है, +2 से -2 और -3 से +3। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ खत्म होकर सिग्मा x 0 बन जाता है। तो अब यहाँ पर हमें 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, a + bx। तो मतलब हमें a कैलकुलेट करना है, हमें b कैलकुलेट करना है। तो अब a को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, a को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y कितना था हमारे पास 609 और n हमारे पास 7। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये 87 आ गया। इसी तरह हमारे पास b को कैलकुलेट करते हैं हम, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो 117 डिवाइडेड बाय 28 आपका 4.18 आ गया। अब आप इसी वैल्यू को a को और b को हम इस ट्रेंड की वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो ट्रेंड क्या था, a + b x। तो a हमारे पास क्या आ गया 87 प्लस में 4.18 x। तो ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं एक ट्रेंड की इक्वेशन आ जाती है।
अब इस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यूज़ को पुट करते रहते हैं और अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते रहते हैं। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा कि एग्जाम में आपको ये x और y वाला पार्ट गिवन रहता है, इसके बाद आपको x कैलकुलेट करना होता है। x आपकी मिड वैल्यू के फ्रंट पे आप 0 रखते हैं, ऊपर की तरफ आप माइनस करते हैं और नीचे की तरफ आप प्लस की वैल्यूज़ को रखते हैं। इसके बाद आप x स्क्वायर करते हैं, मतलब इन्हीं वैल्यूज़ को स्क्वायर करते रहते हैं। इसके बाद आप एक्स वाई को कैलकुलेट करते हैं, इन सभी को नीचे ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद हम a और b को कैलकुलेट करते हैं। a होता है हमारा सिग्मा वाई अपॉन एन और b होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू b की वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को हम a प्लस में bx के ट्रेंड में पुट कर देते हैं। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई तो हम क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। जैसे अगर हम इन्होंने क्या कहा है 1998 के अंदर क्या ट्रेंड था, तो 1998 के अंदर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है -3 है। तो हमने जस्ट यहाँ पर सिंपली पुट किया 1998 के अंदर x की वैल्यू, ये हमारा a था, ये हमारा b था और ये हमारा x था। तो हमने इस वैल्यू को पुट करा और क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 74.5। तो जो वैल्यू आई हमने उसको ट्रेंड में यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह जब हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं y के ट्रेंड की 1999 की, तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं, ये लिखा हमने a प्लस b और आपका ये x की वैल्यू -2 थी, तो यहाँ पर ये आपका आ गया 78.6। इसी तरह आप उस ट्रेंड को कंटिन्यू फ्यूचर तक कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आपको ये भी पता है कि आप किस तरह x की वैल्यू कहाँ से लेके आते हैं, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि x की वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी। जैसे आपका ये है, अब x यहाँ पर 3 है, अगर मैं कह दूँ कि मेरे को 2006 का चाहिए तो 2005 में x की वैल्यू क्या होएगी 4 होएगी। 2000 कह सकते हैं जो 6 में x की वैल्यू होएगी वो 5 होएगी। तो एग्जैक्टली जब हम 2006 का मुझे फोरकास्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, x के अंदर सिर्फ 5 पुट कर दूंगा और मेरी वैल्यू जो है वो इक्वेशन की आ जाएगी। तो जब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो सेम इन्हीं वैल्यूज़ को हम अपने चार्ट के ऊपर अपनी नंबर लाइन के ऊपर शो कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। लाइक जैसे अगर आपका जो चार्ट बन रहा है 74.5, 78.6, 82.6, 87, 91, 95, 99, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो चार्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब किस तरह के ट्रेंड को शो कर रहा है, ये आपके इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रहा है। तो ये बात हमने किस में देखी थी, रिग्रेशन के अंदर भी हमने इस चीज़ को देखा था कि रिग्रेशन क्या होता है, किस तरह हमारा कोई चार्ट बनेगा, किस तरह हमारे उनके वेरिएबल्स को दिखाया जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से थी 74 से थी, तो यहाँ पर जो 74 रहेगा वहाँ से हम इस वैल्यू को लेकर फिर इन वैल्यूज़ को ऊपर की तरफ ऐड करते चले जाएंगे। तो ये होएगा हमारा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन, या हमारा कह सकते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों मेथड, एक आपका फ्री हैंड और दूसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है इस टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।